हेलो एवरीवन। आज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, जो कि लेक्चर 3 है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स का। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि जब दो वेव फंक्शंस या वेव्स को जब हम सुपर पोजिशन करते हैं वेव पैकेट बनाने के लिए, तो उसमें जो डेल्टा एक्स है, जो अनसर्टेनिटी इन एक्स है डिस्प्लेसमेंट की, और जो डेल्टा के है अनसर्टेनिटी, उसका जो ताल्लुक है वो मोमेंटम से होता है। असल में वो वेव नंबर है। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो 2 पाई के इक्वल आया था दो वेव्स के लिए। हम वहीं से बात स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे थे कि जो डेल्टा एक्स है और डेल्टा के है ये बराबर है 2 पाई के। वेव पैकेट के बनाने के लिए वेव पैकेट क्यों ज़रूरी है वो हमने लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस किया था। वेव पैकेट के लिए डेल्टा एक्स एंड डेल्टा के 2 पाई के इक्वल था जब हमने दो वेव्स की सुपरपोजिशन की थी। तो यहाँ से डेल्टा के की वैल्यू देखते हैं कि के को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कैसे लिखते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको हमने यूज़ करना है। ये हमने वेव पैकेट से इक्वेशन देखी है। अब ये जो के है, के असल में वेव नंबर है। तो के वेव नंबर है, ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा। एंड 2 पाई डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से जो लैम्डा है वो किसके इक्वल होता है, जो वेवलेंथ है किसी एक पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है, वो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी। पी उसका मोमेंटम है और एच प्लांक्स कांस्टेंट है। तो पी हम अगर उसके ऊपर लिख दें तो पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये p डिवाइडेड बाई एच बार है। तो k p डिवाइड बाई एच बार के इक्वल होगा। नाउ डेल्टा k विल बी इक्वल टू डेल्टा p डिवाइडेड बाई एच बार। तो जो हमारी इक्वेशन 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगी, तो डेल्टा x, डेल्टा k की जगह पे डेल्टा p डिवाइडेड बाई एच बार इज इक्वल टू 2 पाई। इट इम्प्लाइज दैट जो डेल्टा x एंड डेल्टा p है, जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हो जाएगा h के। h बार में 2 पाई आएगा और एक ये 2 पाई है वो कैंसिल हो जाएगा, h बार में h डिवाइड बाई 2 पाई है। तो ये डेल्टा x एंड डेल्टा p सिंपलेस्ट केस के लिए, जिसके अंदर दो वेव्स को हमने सुपर इम्पोज किया था, उसके लिए ये आया। लेकिन हमें पता है कि वेव पैकेट बनाने के लिए लोकलाइज करना पड़ेगा, पार्टिकल को लोकलाइज करना पड़ेगा, ताकि हम कह सकें कि जो पार्टिकल है वो एक पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, उसका वेव फंक्शन भी उसी पॉइंट पे है। तो उसके लिए हमें एक से ज़्यादा वेव्स को सुपर इम्पोज करना पड़ेगा वो वेव पैकेट बनाने के लिए, जो कि एसोसिएट हो सके एक पार्टिकल के साथ। तो एक से ज़्यादा जब हम वेव्स को सुपर इम्पोज करेंगे तो जो आंसर है डेल्टा एक्स एंड डेल्टा के का, वो 2 पाई के इक्वल नहीं आता। फॉर गॉसियन वेव फंक्शन, अगर हम गॉसियन वेव फंक्शन की बात करें, गॉसियन वेव फंक्शन की बात करें, या जो वेव पैकेट है, जो गॉसियन वेव पैकेट बनता है, गॉसियन वेव पैकेट में वो गॉसियन वेव पैकेट की जो डेरिवेशन है उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उसमें से जो उसका जो कंक्लूजन है वो हम लिखेंगे। तो कंक्लूजन ये है कि जो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा के है, इसका जो प्रोडक्ट होता है डेल्टा एक्स एंड डेल्टा के का प्रोडक्ट 1/2 के इक्वल होता है। जो कम से कम आंसर आ सकता है वो गॉसियन के केस में आ सकता है। डेल्टा एक्स एंड डेल्टा के का जो कम से कम आंसर आ सकता है वो गॉसियन वेव पैकेट के फॉर्म में आ सकता है, वो इसके इक्वल है। रफली 2 के लिए इसके इक्वल है और कम से कम आंसर उसका इसके इक्वल है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा के का फॉर द गॉसियन वेव फंक्शन। तो डेल्टा के की वैल्यू अभी हमने देखी कि डेल्टा के की वैल्यू क्या है, डेल्टा पी बाई एच बार। तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी बाई एच बार इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू एच बार बाई 2। यहाँ से हमने देखा कि ये जो दो रिजल्ट आए हैं
इनको हाईलाइट कर लेते हैं, एक ये रिजल्ट और एक ये रिजल्ट, ये सिर्फ दो वेव के लिए है। और ये जो रिजल्ट है नंबर ऑफ वेव्स की सुपरपोजिशन के बाद जो गॉसियन वेव फंक्शन बनता है उसके लिए कम से कम जो अनसर्टेनिटी है इनका जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल है। मतलब ये वाला आंसर मिनिमम है, कम से कम है, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो जो इसका जो रिजल्ट आएगा डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी का, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी का जो रिजल्ट है वो इससे बड़ा है, h बार बाय 2 से हमेशा बड़ा आएगा, या फिर कभी इसके बराबर आ सकता है, इक्वल हो सकता है, इसके नंबर के इक्वल हो सकता है गॉसियन वेव फंक्शन के लिए। गॉसियन वेव फंक्शन के लिए ये इसके इक्वल होगा, अदरवाइज ये हमेशा इससे आंसर बढ़ाएगा, क्योंकि ये वाला आंसर देखें ये जस्ट एज है, और एज की वैल्यू अगर हम देखें तो किसके इक्वल होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू 6.63 है, लेकिन अगर जस्ट एज बार की वैल्यू देखें तो 1.05 इंटू 10⁻34 है, फिर उसको 2 से भी डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 के इक्वल आएगा। तो ये नंबर 6 का है, ये 0.5 का है, पावर सेम दोनों की। तो ये नंबर बड़ा है और ये नंबर बहुत छोटा है उसके एतबार से, तो इसका मतलब है ये आंसर कम से कम आ सकता है और ये आंसर ज़्यादा है उससे। तो ये हमने इसको मिला के ये रिलेशन लिख लिया, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बार बाय 2। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो रिजल्ट है ये बता रहा है कि इसका आंसर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी का आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये आंसर हमेशा बड़ा आएगा h बार बाय 2 का एज, और ये नंबर बहुत छोटा है, असल में ये ज़ीरो के करीब का है, क्योंकि अगर हम ये नंबर देखें तो ये h बार बाय 2 का जो नंबर होगा वो 0.5 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड का होगा, और ये नंबर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, 0.5 इंटू 10⁻34 बहुत छोटा नंबर है, लेकिन एटॉमिक लेवल के ऊपर ये नंबर कंसिडरेबल है, सिग्निफिकेंट है, इस वजह से ये नंबर ज़ीरो नहीं है, और अगर कभी ज़ीरो हो भी नहीं सकता। और ये हमने वन डायमेंशन के लिए बात की है तो मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है, तो मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, अगर मोमेंटम के वाई कंपोनेंट की बात हो तो वो ज़ीरो हो सकता है, मीन्स डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी वाई ये ज़ीरो हो सकता है, ये अलाउड है, लेकिन ये ज़ीरो अलाउड नहीं है, मीन्स डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी कैन नेवर बी ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो होने का मतलब क्या है, ज़ीरो होने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें इनमें से कोई एक ज़ीरो है, अगर दो नंबर ज़ीरो हैं तो इसका मतलब यह है कि ये एक ज़ीरो है, फॉर एग्ज़ाम्पल डेल्टा एक्स इज़ ज़ीरो एंड डेल्टा पी ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो नहीं है तो कोई ना कोई इसकी डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू है, मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू है जिसको हम मालूम कर सकते हैं। दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर ज़ीरो दें, अगर ज़ीरो दें, ज़ीरो हो नहीं सकता, लेकिन अगर ये ज़ीरो दें तो उसका मतलब ये होगा, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको प्रिसाइजली उसकी पोजीशन को मैयर कर लिया। अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि हमें किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, हम उसको प्रिसाइजली बता सकते हैं कि पार्टिकल एक जगह पे और उसका मोमेंटम भी हम बता सकते हैं। लेकिन ये इक्वेशन ये बता रही है कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता, और अगर ज़ीरो नहीं हो सकता तो ना हम पोजीशन बता सकते हैं और ना हम उसकी मोमेंटम बता सकते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक बता सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर ये ज़ीरो है तो फिर इसको क्या होना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं हो सकता तो इसको क्या होना पड़ेगा कि इसको अनडिफाइंड होना पड़ेगा, इन्फिनिट होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम पार्टिकल की पोजीशन को कन्फाइन करते जाएं, अनसर्टेनिटी कम करते जाएं, तो मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर हम पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी कम करते जाएं लेकिन मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये दोनों का आंसर जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता। अब इसके बाद ये तो होगी एक्स एक्सिस में, इसी तरह वाई एक्सिस में अगर है तो वो ज़ीरो हो सकता है, एक्स एक्सिस में ज़ीरो नहीं हो सकता, इन दोनों का आंसर ज़ीरो नहीं आ सकता। अब हम बात करते हैं कि इसी रिलेशन को किसी और फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर है कि इसको लिखा जा सकता है किसी और क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर भी यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लाई करेगा, एक्ट करेगा।
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एनर्जी टाइम के अंदर कैसे करेगा, एनर्जी एंड टाइम। एनर्जी टाइम में ये जो रिलेशन है हमने यहाँ पे देखा डेल्टा एक्स एंड डेल्टा के इज इक्वल टू 2 पाई, लेकिन अगर हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी डेल्टा ओमेगा एंड डेल्टा टी में देखा था तो वो 2 पाई के इक्वल था। ये 2 पाई के इक्वल है, डेल्टा ओमेगा एंड डेल्टा टी। अब ओमेगा का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसका एनर्जी से क्या ताल्लुक है, तो एनर्जी E इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट से एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ। फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो एच एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड नाउ E इज इक्वल टू एच बार, ये एच और 2 पाई एच बार एंड ओमेगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ से जो ओमेगा है डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ई बाय एच बार एंड डेल्टा ई बाय एच बार। यहाँ पे इस रिलेशन में पुट कर दें अगर इसकी वैल्यू, तो डेल्टा ओमेगा की जगह पे डेल्टा ई बाय एच बार एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 पाई एंड डेल्टा ई एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू एच। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा एच बार से। तो ये आंसर है किस केस में, जब दो वेव फंक्शंस को लेते हैं। लेकिन गाशियन वेव फंक्शन के अंदर जब बहुत ज़्यादा वेव्स आपस में मिलेंगी तो आंसर 2 पाई नहीं होगा, क्या होगा 1/2 होगा। तो 2 पाई की जगह पे अगर मैं 1/2 पुट करूँ गाशियन के लिए, गाशियन वेव फंक्शन के लिए, तो इसकी वैल्यू जो होगी डेल्टा ई एंड डेल्टा टी डिवाइड बाई एच बार इज इक्वल टू 1/2। ये 2 पाई की जगह पे 1/2 होगा, तो एच बार उधर चला जाएगा, तो डेल्टा ई एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू एच बार बाय 2। अब इस रिलेशन से ये पता चल रहा है कि एनर्जी एंड टाइम के अंदर भी अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, कि इन दोनों का आंसर भी वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता, दोनों का आंसर ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर एक चीज़ ज़ीरो है तो दूसरी अनडिफाइंड होगी। लेकिन ये अभी हमने h बार बाई 2 लिखा, लेकिन अगर हम, ये तो केस है मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए, और अगर हम इसको जनरली लिखें तो डेल्टा ई एंड डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बार बाई 2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर अनसर्टेनिटी, एनर्जी के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा हो तो टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी कम होगी। जैसा कि अगर हम बात करें स्टेबल स्टेट की, स्टेबल स्टेट के अंदर जो हमारा पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, किसी अपनी स्टेट में है न्यूक्लियस के गिर्द, तो वो जो एनर्जी लेवल है उसका, उस एनर्जी लेवल के अंदर वो स्टेबल है। और जब वो स्टेबल है, वो एक्साइट नहीं है या डी एक्साइट नहीं कर रहा, तो वो वहाँ पे रहने का जो उसका जो टाइम है डेल्टा टी, वो इन्फिनिट बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ से कहीं जा नहीं रहा, तो वो स्टेबल है, तो डेल्टा टी इन्फिनिट है। तो इस केस में जो डेल्टा ई है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी वो ज़ीरो होगी। इस केस के अंदर अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ज़ीरो होगी इस रिलेशन के मुताबिक। लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो टाइम है, रहने का जो टाइम है वहाँ पे, जब एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वहाँ पे हमेशा नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं है, वहाँ से वो डी एक्साइट हो जाएगा। कितने टाइम में? 10⁻⁻8 सेकेंड में वो वापस आ जाएगा। जब वो इतने सेकेंड्स में वापस आएगा तो जो डेल्टा ई एंड डेल्टा टी है वो रिलेशन क्या बताता है, डेल्टा ई एंड डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बार बाय 2। डेल्टा टी हमें पता है, तो इसका मतलब है डेल्टा ई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बार बाय 2 एंड डेल्टा टी। h बार की वैल्यू 1.05 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड एंड 2 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। इससे डिवाइड करें तो डेल्टा ई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू
0.5 इंटू 10⁻⁻, प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, ये 1 से डिवाइड हुआ 0.5 हुआ, और ये -26 जॉल। तो ये जो एनर्जी है बहुत कम है, मतलब ये कि इसके अंदर अनसर्टेनिटी इससे ज़्यादा होगी, इससे कम नहीं हो सकती। एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो एनर्जी लेवल होगा वो एनर्जी लेवल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट करेगा तो वो जो फोटॉन एमिट करेगा वो इस स्टेट की जो एनर्जी बताएगा, वो स्टेट की एनर्जी में कुछ बैंड बनेगा, मीन्स के डेल्टा ई यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। बेशक ये बहुत थोड़ा है लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा। इस केस में डेल्टा ई 0 है तो उसमें रहने का टाइम ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में रहने का टाइम कम है, 10⁻⁸ कुछ टाइम के लिए रहता है, लेकिन अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ज़्यादा है। तो ये इससे बहुत ज़्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। 1927 के अंदर ये प्रिंसिपल आया, लेकिन इसकी डेरिवेशन क्वांटम मैकेनिकली एक और वे में भी है। लेकिन अभी हम चूंकि सिंपलेस्ट वे में चल रहे हैं तो सिंपलेस्ट केस के लिए हमने ये रिलेशन जो है वो देखा है। इसके बाद कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ और भी हो सकती हैं जिनमें ये रिलेशन पाया जाए। तो अगर आप नोट करें तो इसमें जो रिलेशन है, कहने का मतलब कि इन दोनों के जो यूनिट्स हैं, मोमेंटम और पोजीशन, तो ये जो यूनिट्स बनते हैं ये जॉल सेकंड के बनते हैं। और इन दोनों में भी जो यूनिट्स हैं एनर्जी एंड टाइम के, वो भी जॉल सेकंड के बनते हैं। तो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका प्रोडक्ट जॉल सेकंड के इक्वल होगा, उसके जो यूनिट्स हैं वो जॉल सेकंड के इक्वल होंगे, तो उनके अंदर अनसर्टेनिटी रिलेशन पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल डेल्टा थीटा एंड डेल्टा एल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h⁻²। एंगल में और एंगुलर मोमेंटम में, एंगल में और एंगुलर मोमेंटम में भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेगा, क्योंकि इसके यूनिट्स जॉल सेकंड होंगे एंगुलर मोमेंटम के, और थीटा के जो यूनिट्स हैं वो तो रेडियन के होते हैं। इसकी डायमेंशंस जो हैं वो इसके इक्वल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके जो यूनिट्स हैं वो भी जॉल सेकंड के इक्वल होते हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है। तो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके जो यूनिट्स हैं वो जॉल सेकंड के इक्वल होंगे, उनके अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। तो इसके अंदर हमने सिर्फ सिंपलेस्ट वे के अंदर एक डेरिवेशन देखी है कि किस तरीके से इसको ड्राइव किया जा सकता है और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके मीनिंग क्या है। असल में ये किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट की नेचर की वजह से नहीं है, या उसके इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी खराबी की वजह से नहीं है कि जो अनसर्टेनिटी यहाँ पे आ रही है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज़रूर होगी, क्योंकि कोई एक ज़ीरो अगर हुई तो दूसरी अनडिफाइंड हो जाएगी। तो दोनों के अंदर हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते कि जिसके अंदर ये वाली जो अनसर्टेनिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये भी आंसर ज़ीरो दे, ये आंसर भी ज़ीरो दे, या फिर इसकी वैल्यू जो है दोनों की डिटरमिन हो जाए। तो ये उस नेचर के अंदर है। अगर आप नोट करें तो ये क्यों है, तो होने की वजह अभी हमने डिस्कस की कि वेव को एसोसिएट करना है पार्टिकल के साथ। जब वेव को पार्टिकल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो इन दोनों के वेव एंड पार्टिकल की जो डुअलिटी है उसकी वजह से ये इंट्रिंसिक है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। और आपने देखा है कि यहाँ पे हमने वेव लेंथ की जगह पे h/p लिखा है। तो ये इस नेचर की वजह से, डुअलिटी की वजह से ये एक इंट्रिंसिक है, इसको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही।